हेलो फ्रेंड्स, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें और मस्त रहें। ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के साथ में आप सभी के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, वो कौन सी लाइनें हैं, वो कौन से क्षेत्र हैं जहां से हमारी अर्थव्यवस्थाओं को जीवन मिलता है, उसके जीवन में तेजी आती है। वहां से लगता है कि हमारा देश विकास कर रहा है, या उससे पता चलता है कि हमारा देश पिछले दशक में कहाँ पर था और अब कहाँ पर है। तो ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनको कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा बोलते हैं। आप लोग जैसे केबीसी भी देखते होंगे, तो उसमें जो हॉट सीट पर बैठा रहता है क्विज में, उसको अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि हाँ देखिए, आपके पास 2 लाइफ लाइन हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जब उसको लगता है कि अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊंगा, तो फिर उस लाइफ लाइन जीवन रेखा का यूज़ करता है, किसी को फ़ोन करता है, उससे पूछता है। तो उससे वो, अगर उसका आंसर सही रहता है तो फिर वो आगे भी खेल पाता है, यानी वो आगे बढ़ जाता है। तो इसी तरह से ये भी जीवन रेखा है जहाँ से हमारे देश का विकास आगे बढ़ता है। हम लोगों ने जो डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा था, उसमें प्राइमरी सेक्टर में कृषि पढ़ा था, सेकेंडरी सेक्टर में जो है हम लोगों ने ये इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। और ये थर्ड जो टर्शियरी सेक्टर होता है वो सर्विस सेक्टर होता है। और ये जो चैप्टर है एक तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है, उसी टर्शियरी सेक्टर से रिलेटेड है, जहाँ से कि गति मिलती है हमारे डेवलपमेंट को, हमारे देश के विकास को स्पीड मिलती है। मैंने उसमें एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए जैसे प्राइमरी सेक्टर में हमने आलू का उत्पादन किया, सेकेंडरी सेक्टर में उस आलू से हमने चिप्स बनाया, टर्शियरी सेक्टर में उस आलू को हमें आगे पहुंचाना है, डोर टू डोर पहुंचाना है। तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ होगा, कम्युनिकेशन का भी यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें लाइफलाइन हैं, यही सारी चीज़ें लाइफलाइन हैं जो कि उस इंडस्ट्री में तैयार चिप्स को एक स्पीडली जो है लोगों तक पहुंचाएंगी, और फिर एक वो साइकिल पूरी घूमती है, मूवमेंट मिलता है उससे। देखिए इसमें लिखा भी है, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं, एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट की सुविधा पर भी निर्भर करती है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। यही लाइफलाइन है, इसी को लाइफलाइन बोला जाता है, इसी को जीवन रेखा कहा जाता है। इसके अंतर्गत भाई हम जानते हैं कि सामान को या अपनी सेवा को देने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। ये परिवहन हमारा 3 प्रकार का होता है। परिवहन के साधन स्थल, जल, वायु, लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस है ना, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हमारा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन और ओवरसीज आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। और जो हमारा वायु परिवहन है, उसमें डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक में पब्लिक अंडरटेकिंग भी है और प्राइवेट भी है, यानी सार्वजनिक भी है और निजी विमान सेवा भी है, और अंतर्राष्ट्रीय में भी दोनों तरह की सेवाएं हैं। तो इस तरह से ये सारे साधन हैं जिसके माध्यम से
हम अपने विकास को गति प्रदान करते हैं। परिवहन। भारत विश्व के ऐसे गिने चुने देशों में है जहां पर एक रोड नेटवर्क काफ़ी विशाल है, और जो उसका नेटवर्क है वो लगभग 44.7 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। रेल परिवहन तो 1853 में शुरू हुआ था, जब अंग्रेज आए थे। लेकिन हमारे यहाँ जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो हम लोग शेरशाह सूरी उससे पहले के काल के बारे में भी जानते हैं, जो हम लोग गुप्त काल पढ़ते हैं, जिसमें कि कहा जाता है कि वो स्वर्ण युग था। उसमें भी जो रोड ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा थी या जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा थी वो बहुत अच्छी थी। रेलवे जो परिवहन है उसकी अपेक्षा रोड ट्रांसपोर्टेशन उसका महत्व भी अधिक है और आसानी से संभव भी है, हो भी जाती है, क्योंकि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण की लागत कम होती है। सड़कें उबड़ खाबड़ व विभिन्न भूभागों पर बनाई जा सकती है, लेकिन रेल नहीं हो सकती। सड़क परिवहन के माध्यम से हम घर घर सेवाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन रेल के माध्यम से नहीं करवा सकते। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें रेलवे स्टेशन, वायु, समुद्री पत्तनों को जोड़ती हैं आपस में। इन्हें भारत में 6 भागों में बांटा गया है सड़कों को, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मेरा मानना ये है कि जो रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन है उससे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, और इस सुपर हाईवे के माध्यम से देश के जो हमारे 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको जोड़ने का काम किया गया है, ताकि इनके बीच की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए। और इस नाते 6 लेन वाली एक रोड परियोजना प्रारंभ की गई। इसी में 2 कॉरिडोर भी हैं, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंक है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और दूसरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, पूर्व पश्चिम गलियारा, जो असम के सिलचर से और गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। और ये दोनों ही कॉरिडोर झांसी में मिलते हैं, वो आगे हम लोग मैप में बात करेंगे। इस कॉरिडोर को बनाने का जो काम है, इसके मरम्मत की जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये 6 लेन वाली अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी उसके समय में इसको प्रारंभ किया गया था। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, जिसको बोला जाता है NH। इसकी जो देख रेख का सारा जिम्मेदारी हो CPWD के पास है। हाँ, CPWD, जिसको सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहा जाता है। इसमें लगभग हर दिशाओं में नेशनल हाईवे देखने को मिलता है। दिल्ली व अमृतसर के मध्य जो हिस्टोरिकल जो हमारा नेशनल हाईवे है, जिसको हम शेरशाह सूरी मार्ग बोलते हैं, वो नेशनल हाईवे नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से जो सबसे जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो नेशनल हाईवे नंबर 7 है, जो 2369 किलोमीटर लंबा है, और ये वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसको भी हम लोग मैप में अलग से देखेंगे बाद में। फिर जो नेशनल हाईवे 8 है वो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के अधिकतर हिस्सों को जोड़ता है। ये बॉक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए इसकी भी तैयारी हम लोग करेंगे। अगला है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग,
स्टेट हाईवे, जैसे नेशनल हाईवे है वैसे स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे को बनाने की जिम्मेदारी राज्य की है, ठीक है ना, और इसको बनाने का काम पीडब्ल्यूडी करता है, जिसको हम पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा, इसको बाद में हम लोग देखेंगे अपने जो हमारा नोट्स है। इसके बाद हमारा आता है जिला मार्ग। जो जिला मार्ग है, ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को आपस में जोड़ती हैं और इसको बनाने का काम जिला परिषद का होता है। अन्य सड़कों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें, जो ग्रामीण क्षेत्र को शहर से जोड़ती हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत आती हैं। इसमें कच्ची और पक्की सड़कें दोनों तरह की होती हैं। सीमांत सड़कें, सीमांत सड़कें वो होती हैं जो अपने देश के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, जो अन्य दूसरे देशों से मिले हुए हैं, उन क्षेत्रों में सड़क बनाने का काम जो है वो सीमा सड़क संगठन को है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी और सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करने की जिम्मेदारी इसकी है। और अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में, जैसे आजकल बहुत तेज़ी से इस सीमा सड़क संगठन के द्वारा जो चीन से लगी हुई हमारी सीमाएं हैं, पाकिस्तान से जो लगी हुई सीमाएं हैं, उन सीमा क्षेत्र में सड़क बनाने का काम बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है। आज तक इतना तेज़ी से काम नहीं हुआ था जितना इस समय किया जा रहा है। इसीलिए चीन बौखलाया हुआ है। वो ये चाहता है कि हम तो सड़कें बनाएं अपने क्षेत्र में भारतीय सीमा तक, जिससे कि तेज़ी से पहुँच लें, भारत ये काम ना करे। ये सारे कुछ और है, वो एक अलग विषय है। इसके अंतर्गत कच्ची पक्की सीमेंट्स तारकोल द्वारा निर्मित होती हैं और ये 12 माही सड़कें हैं। सड़कों का घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग है। आइए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान दूसरे स्थान तक वाहन की सुविधा निर्भर करता है। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, लेकिन आज वर्तमान में इसकी जो, उस समय जब ये नोट्स बनाए थे हम 23 लाख किलोमीटर थी, लेकिन आज 54 लाख वर्ग किलोमीटर से भी 54 लाख किलोमीटर से भी अधिक है। जैसा कि ये चर्चा की, सड़क मार्ग को कितने भागों में बांटा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज, महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, अन्य सड़कें और सीमांत सड़कें। इसमें पहला हमारा जो है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बोला जाता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने वाले 6 लेन की योजना है। इसके अंदर 2 गलियारे भी आते हैं हमारे, कॉरिडोर जिसको बोला जाता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक। सीमांत सड़कों का निर्माण सीमा सड़क संगठन करता है। अब ये देखिए मानचित्र जरा देख लीजिए हम लोग एक बार। सबसे पहला हमारा जो सुपर हाईवे है, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे 6 लेन वाला, जो चारों महानगरों को जोड़ता है, ये देखिए रेड कलर से जो दिखा है, दिल्ली से शुरू हुआ, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत होते हुए मुंबई आया और मुंबई से फिर पुणे, पुणे से कोल्हापुर, कोल्हापुर से ये बेंगलुरु होते हुए ये चेन्नई पहुंचा और चेन्नई से बिल्कुल आपका ये पूर्वी किनारा पकड़ते हुए विशाखापट्टनम, चित्रपुर, कटक, है ना, होते हुए कोलकाता गया और कोलकाता से फिर जो है ये झारखंड और बिहार, वाराणसी होते हुए, कानपुर होते हुए, आगरा होते हुए और दिल्ली पहुंच गया। तो ये है हमारा सुपर हाईवे 6 लेन वाला। अगला है हमारा जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये ग्रीन कलर में देखिए, श्रीनगर से शुरुआत हुई इसकी, ये श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, अंबाला, दिल्ली आया और दिल्ली से फिर ये इसमें जुड़ गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में। फिर आगरा से ग्वालियर होते हुए, झांसी होते हुए, फिर नागपुर, नागपुर के बाद हैदराबाद, हैदराबाद फिर बेंगलुरु में आके जुड़ा ये। फिर बेंगलुरु से थोड़ा सा ये इसमें सुपर हाईवे से मिला,
फिर ये नीचे आता है कृष्ण नगरी से, फिर ये इधर से होते हुए मदुरै होते हुए सीधे कन्याकुमारी। एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, अभी दूसरा हम लोग देख लें, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से प्रारंभ होता है, सिलचर से गुवाहाटी, गुवाहाटी से फिर ये अपना मुजफ्फरपुर होते हुए गोरखपुर होते हुए लखनऊ आया, लखनऊ से फिर ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में मिला, और फिर से झांसी, झांसी से ग्वालियर, शिवपुरी, शिवपुरी से फिर ये यहाँ पर मिला उदयपुर वाले में सुपर हाईवे में, और फिर यहीं से ये पोरबंदर आ गया। ये देख रहे हैं आप लोग पोरबंदर, ये पोरबंदर गुजरात में। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर मिल रहा है वो झांसी में मिल रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मानचित्र की दृष्टि से भी, और हमें ध्यान रखेंगे कि ये दोनों कॉरिडोर कहाँ मिलते हैं, तो झांसी में मिलते हैं। अब इस तरह से इस मैप को हमें ध्यान में रखना है। सुपर हाईवे अगर हम दिखा रहे हैं तो सुपर हाईवे की जो स्टार्टिंग है दिल्ली से, फिर राजस्थान में अजमेर जयपुर होते हुए, फिर ये अहमदाबाद, अहमदाबाद से सूरत। ये स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है गुजरात वाले क्योंकि हम लोग हिस्ट्री में भी इसको पढ़ चुके हैं, अहमदाबाद को, बड़ोदरा को, सूरत को। फिर मुंबई, ज्योग्राफी के कई चैप्टर में हम इसको पढ़ चुके हैं और हिस्ट्री में भी आता है। फिर पुणे हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को आगे पढ़ने वाले हैं, उस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ से ये कोल्हापुर होते हुए फिर कर्नाटक में एंट्री की, कर्नाटक में बेंगलुरु में आया। बेंगलुरु बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, हम लोगों ने देखा कि कई जो हमारे इंडस्ट्री है वो बेंगलुरु में है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी है। फिर यहाँ से चेन्नई आया, चेन्नई से पूर्वी किनारे पकड़ते हुए विशाखापट्टनम होते हुए कोलकाता, कोलकाता से फिर ये रानीगंज, मोहनिया, वाराणसी होते हुए आपके कानपुर, आगरा होते हुए दिल्ली में चला गया। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण जो शहर है वो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, जिससे कि क्वाड्रिलेटरल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप इसके चित्र को देखेंगे तो ये एक तरह से क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। अगला हमारा नॉर्थ साउथ, जम्मू से शुरुआत हुआ, पंजाब में आएंगे जालंधर, जालंधर से फिर अम्बाला, फिर दिल्ली आ गए। ये बहुत ही आसान है। फिर दिल्ली से झांसी गए हम लोग, बहुत सीधा रास्ता है। फिर वहाँ से महाराष्ट्र में नागपुर आ गए। नागपुर हमारा इतिहास के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अधिवेशन की दृष्टि से, जो हमारा सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें भी शो किया गया, इसलिए इस हिसाब से भी इसको याद रखा जा सकता है। फिर हैदराबाद, इसके बाद बेंगलुरु महत्वपूर्ण स्थान, बेंगलुरु से फिर ये सुपर हाईवे में जुड़ा और कृष्णनगरी से फिर ये मदुरै होते हुए कन्याकुमारी आ गया। इसी तरह से ये आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर से चला गुवाहाटी, गुवाहाटी से फिर ये बिहार में प्रवेश किया मुजफ्फरपुर, वहाँ से गोरखपुर, लखनऊ, फिर झांसी आ गया, झांसी से फिर राजस्थान में एंट्री हुई और वहाँ से सुपर हाईवे मिलकर फिर ये पोरबंदर निकल गया गुजरात में। तो इस तरह से ये हमारा जो रोड ट्रांसपोर्टेशन वाला मैप है ये कंप्लीट होता है। अगला आता है हमारा यहाँ से भी समझ सकते हैं आप लोग, वही वाला मैप है। कई मैप मैंने दिए हैं जिससे कि आप लोगों को कोई समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अलग अलग मैप में अलग अलग स्थानों का नाम दिया है जहाँ से होते हुए ये नेशनल हाईवे गुजरा है। अब आते हैं हम रेल परिवहन पर। रेल परिवहन भी भारत का एक प्रमुख परिवहन है और इसके माध्यम से भी बहुत तेज़ी के साथ अपने तैयार माल को देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाने का कार्य किया जाता है। 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में सबसे पहले रेल सेवा शुरू की गई थी और वहां से यात्रा प्रारंभ करते हुए जो रेलवे है 31 मार्च 2016 की सर्वे के अनुसार इसकी जो लंबाई है 6,06,687 किलोमीटर थी, जिस पर
7,137 स्टेशन, और इसमें बाकी इंजन कितने हैं, यात्री कितने जाते हैं, कोच कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, इस तरह से। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी रेल मार्ग की लंबाई। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है भारत में, और एक भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों, कृषि के तीव्र गति विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उसके लिए उत्तरदायी भी है ये। इतना विशाल नेटवर्क है कि इसको 16 भागों में बांटा गया है, रेल प्रखंडों को। धीरे धीरे ये रेल यात्रा आगे बढ़ते हुए जो दुर्गम क्षेत्र है वहाँ भी पहुँची है, और इसका बहुत तेज़ी के साथ विकास किया जा रहा है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, दुर्गम इलाके हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी टनलों का विस्तार किया जा रहा है, और इसमें बहुत सफलता भी मिली है। उत्तर का जो मैदानी भाग है वो तो प्लेन है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पहाड़ियों, सुरंगों आदि से होकर ये रेल मार्ग गुजरते हैं। सह्याद्री और उससे सन्निध क्षेत्रों को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार कर पाना संभव है। कुछ वर्ष पहले कोंकण का जो कोंकण रेलवे है उसका विकास किया गया है, वहाँ पर काम चल रहा है, और ये उत्तर भारत में भी ये काम चल रहा है। वहाँ भी रेलवे को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जो रेलवे लाइनें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। बड़ी लाइन, जिसकी जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर और 676 सेंटीमीटर, और जो मीटर लाइन होती है वो 1 मीटर की उसके बीच की चौड़ाई होती है, और जो छोटी लाइन होती है वो 0.762 सेंटीमीटर या 0.6110। लेकिन हमारे देश में छोटी लाइन को समाप्त करके जहाँ भी अभी बाकी है उनको बड़ी लाइन में बहुत तेज़ी के साथ बदला जा रहा है, और डीजल इंजन की जगह पे इलेक्ट्रिक इंजनों की व्यवस्था की जा रही है, और इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है कि जिससे बहुत तेज़ी आए इस क्षेत्र में। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा जो रेल परिवहन है वो बहुत ही प्रमुख हो गया है। इसमें हालांकि बहुत सारी समस्याएं भी हैं, लेकिन समस्याओं के होते हुए भी रेल परिवहन की एक प्रमुख भूमिका है देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में। अगला आता है हमारा भारत के परिवहन मानचित्र में। पाइपलाइन एक परिवहन का प्रमुख साधन है, और इस पाइपलाइन के माध्यम से शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने का हालांकि काम होता है, लेकिन इसके अलावा जो कच्चा तेल है, पेट्रोल उत्पाद है, तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानाओं और बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थ को स्लरी के रूप में भी पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। पाइपलाइन बिछाने में लागत तो अधिक आती है, लेकिन एक बार पाइपलाइन पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो लागत आती है वो बहुत ही कम होती है। अन्य दोनों साधनों की अपेक्षा कम लागत आती है। तो इस तरह से जो पाइपलाइन है वो बहुत, उसके माध्यम से सामान पहुंचाना बहुत सस्ता होता है। पाइपलाइन के प्रमुख 3 जाल हैं। इस मैप के बारे में अभी हम लोग बातचीत करेंगे, जो रेल मार्गों की जो चर्चा हुई।
पहले पाइपलाइन के बारे में। असम के गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक, ये पहली पाइपलाइन है। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक जाती है और दूसरी राजबंद से मौर्यग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। दूसरा, गुजरात में सलाया से वीरगाम, मथुरा, दिल्ली व अन्य सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक जाती है। और तीसरी गैस पाइपलाइन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, HVJ गैस पाइपलाइन, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन। ये काफ़ी लंबी पाइपलाइन है, लगभग 1700 किलोमीटर, और इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश, शाहजहाँपुर, बबराला व अन्य स्थानों, शाहजहाँपुर बबराला होते हुए दिल्ली तक जाती है। तो ये 3 हमारी पाइपलाइनें हैं, प्रमुख जाल हैं, नेटवर्क हैं, जिसके माध्यम से गैस या जो तेल उत्पाद है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है अब तक का जल परिवहन। हम लोगों, अभी मैंने जैसे गुप्त काल की चर्चा की थी, उस समय भी हमारा जल परिवहन बहुत ही अच्छा नेटवर्क था। उसके बाद आधुनिक काल में आते हैं तो शिवाजी ने सबसे पहले जो अपनी जल सेना थी उसके महत्व को समझा था और उसको शक्तिशाली करने का काफ़ी प्रयास किया गया था शिवाजी के द्वारा। और व्यापार के दृष्टि से भी हम लोग देखें तो प्राचीन काल से ही जल मार्ग के द्वारा ही अधिकतम व्यापार किया जाता था। भारत में जो अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग है 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो व्यापारी दूसरे देशों के जाते थे वो जल मार्ग से ही जाते थे, और जो हमारे यहाँ विदेशी व्यापारी आए वो भी जल मार्ग के माध्यम से ही आए। जो वास्को डी गामा आया था, पुर्तगाली व्यापारी, सबसे पहला व्यापारी भारत में, वो भी जल मार्ग के द्वारा ही भारत में प्रवेश किया था उसने। तो जैसे सड़क मार्ग में नेशनल हाईवे हम लोगों ने पढ़ा, वैसे जल मार्ग में भी कुछ मार्ग हैं, 5 मार्ग हैं मुख्यतः। पहला है हमारा हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग, जो 1620 किलोमीटर लंबा है, और इसको हम लोग जल मार्ग संख्या 1 कहते हैं। दूसरा है हमारा जल मार्ग संख्या 2, जो सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग में है। और जल मार्ग संख्या 3, जो केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टपुरम से कोल्लम तक 205 किलोमीटर। चौथा है हमारा काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी कृष्णा नदी का विस्तार 1078 किलोमीटर। और पांचवा है हमारा मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय शहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर राष्ट्रीय जल मार्ग। इसके अंतर्गत कुछ अंतरजल मार्ग भी हैं जिसके माध्यम से व्यापार किया जाता है। देश का 95% व्यापार समुद्रों द्वारा ही होता है, ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। केवल 5% जो व्यापार है वो अन्य माध्यमों से किया जाता है, इसलिए इसका महत्व हमारे ध्यान में आता है। और लगभग जो 68% मुद्रा की जो प्राप्ति होती है वो इस जल मार्ग के माध्यम से होने वाले व्यापार के द्वारा ही होती है। अब जब हमारा 95% व्यापार इस माध्यम से होता है तो निश्चित रूप से जो हमारा समुद्री पत्तन होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए उस समुद्री पत्तन के बारे में जान लें। भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम और छोटे पत्तन हैं। 12 प्रमुख। और जब समुद्री पत्तन है तो निश्चित रूप से ध्यान में आता है कि समुद्र के किनारे वाले जो राज्य हैं
उनमें ही होंगे ये, तो बाकी उत्तर भारत में हमें देखना ही नहीं है, दक्षिण भारत की तरफ ही देखना है, कर्क रेखा से नीचे। और 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ऊर्जा साधन में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण के अनुकूल है ये। सबसे पहला कांदला, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांदला जो है वो पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति पर जो कराची पत्तन था वो पाकिस्तान में चला गया, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए कांदला का विकास किया गया। ये एक ज्वारीय पत्तन है जो उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के जो औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात का जो संचालन होता है वो इस कांदला बंदरगाह से होता है, इसलिए उत्तर भारत के व्यापार की दृष्टि से कांदला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला, जब हम गुजरात से नीचे आते हैं महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर मुंबई पत्तन, जिसको कि हम लोग जवाहरलाल नेहरू पत्तन के रूप में भी जानते हैं, और ये बहुत ही व्यस्ततम पत्तन है हम लोगों का, बहुत ही अधिक पत्तन व्यस्त है। और लौह अयस्क के संदर्भ में, अच्छा, इसके बाद महाराष्ट्र के बाद हम लोग गोवा में आते हैं। गोवा में मार्मा गोवा पत्तन है जो देश का बहुत ही महत्वपूर्ण पत्तन है, किस दृष्टि से? लौह अयस्क के निर्यात की दृष्टि से। और जितना भी हम पूरे देश से लौह अयस्क का निर्यात करते हैं उसका लगभग 50% जो लौह अयस्क का निर्यात वो इसी पत्तन के माध्यम से होता है, इसलिए इसका महत्व अधिक है लौह अयस्क के निर्यात की दृष्टि से। फिर हम कर्नाटक में आते हैं, तो कर्नाटक में न्यू मंगलौर पत्तन है, और यहाँ पर कर्नाटक में हम लोगों ने लौह अयस्क के बारे में पढ़ा था कि कुद्रेमुख की लौह अयस्क की खानें हैं जहाँ से लोहा निकाला जाता है, तो कुद्रेमुख से निकलने वाला लौह अयस्क है, उसका निर्यात इस न्यू मंगलौर पत्तन के माध्यम से किया जाता है। फिर आते हैं हम लोग केरल में, राज्य का नाम भी मैं बोल रहा हूँ इसलिए ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हम लोग केरल में कोच्चि बंदरगाह है, और ये एक प्राकृतिक पोताश्रय है, सी पोर्ट है। इसके बाद हम लोग चलते हैं फिर तमिलनाडु में तूतीकोरन पत्तन, दक्षिण पूर्वी छोर पर, बिल्कुल दक्षिण में। ये भी एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध है। यह पत्तन हमारे जो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, मालदीव आदि देशों को विभिन्न वस्तु व्यापार को संचालित करता है। फिर तमिलनाडु में चलते हैं हम लोग ऊपर की तरफ, बिल्कुल चेन्नई बंदरगाह जो है ये कृत्रिम आर्टिफिशियल सी पोर्ट है, और जो मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान आता है जहाँ पर काफ़ी मात्रा में सामान उतारा चढ़ाया जाता है। विशाखापट्टनम, आगे बढ़ते हैं हम लोग, हैदराबाद में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, और ये सबसे गहरा बंदरगाह है, इस दृष्टि से इसका महत्व है, गहरा और सुरक्षित पत्तन। प्रारंभ में ये पत्तन लौह अयस्क निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन ये सबसे गहरा, अगर भारत में गहरा बंदरगाह का नाम आता है तो विशाखापट्टनम उसमें प्रथम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं उड़ीसा में पारादीप पत्तन, यहाँ से भी मुख्य रूप से लौह अयस्क का निर्यात होता है। और उसके बाद जो कोलकाता बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में, स्थलीय नदी पत्तन है रिवराइन, और यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद और समृद्ध पृष्ठभूमि सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारी पत्तन होने के कारण हुगली के तलछट जमाव को इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ज्वार भाट आता रहता है, तो उसकी सफाई भी जरूरी है। कोलकाता पत्तन बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु ही हल्दिया को डेवलप किया गया सहायक पत्तन के रूप में। तो ये हमारे 12 प्रमुख सीपोर्ट समुद्री पत्तन है जहाँ से भारत का व्यापार होता है
कितना? 95%, ध्यान रखिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं वायु परिवहन। आइए इसको मैप में भी देख लें एक बार हम लोग। देखिए कांदला रेड कलर से दिखाया गया है, कांदला, मुंबई, मारमागुआ। फिर नीचे बढ़ते हैं हम लोग, मारमागुआ के बाद न्यू मंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम के बाद लास्ट में ये पारादीप, और ये कोलकाता, और कोलकाता के सहयोग के लिए हल्दिया। ये इस में एरो से जो शो किया है वो ये शो किया है कि किधर से किधर की तरफ जो है व्यापार होता है, उसकी जो है डिस्टेंस कितना है उसका। तो ये हमारे प्रमुख सी पोर्ट। हवाई पत्तन की बात करते हैं। एयरपोर्ट दुर्गम क्षेत्रों में आने जाने का साधन। ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। इसके माध्यम से लंबी यात्रा भी की जा सकती है, हालांकि बहुत महंगी है अन्य परिवहन के माध्यम से। इस दृष्टि से 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया और व्यवहारिक तौर पर एयर इंडिया तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में भी सहयोग प्रदान करती है। हालांकि हवाई यात्राएं सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, लेकिन जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं या दुर्गम क्षेत्र हैं उसके लिए उस दृष्टि से ये जो सेवा है वायु सेवा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अमृतसर जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। अमृतसर में राजा सांची, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिर आता है मुंबई छत्रपति शिवाजी, फिर तिरुवनंतपुरम, फिर चेन्नई में मीनाम्बकम, इधर हैदराबाद, फिर इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में। ये हमारे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जहाँ से कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त तो और भी बहुत सारे जो एयरपोर्ट हैं जो हमारी आंतरिक जो वायु परिवहन की व्यवस्था है उसको देखते हैं। इस मैप के माध्यम से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के अतिरिक्त जो हमारी राष्ट्रीय उड़ानें हैं उसको भी हम लोग समझ सकते हैं आसानी से। अगला आता है हमारा संचार। परिवहन के अतिरिक्त जीवन रेखा का अगर नाम आता है तो उसमें संचार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस संचार माध्यम में जो भारत का डाक संचार विभाग है वो विश्व का सबसे बड़ा संचार तंत्र है। भारत के प्रमुख 6 डाक मार्ग हैं: राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल। आज ही तो हम लोग पास मोबाइल है जो तुरंत हम लोग किसी से बात कर लेते हैं। इससे पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे जिससे हम लोग बात करते थे, लेकिन उस समय जबकि ये माध्यम हमारे पास नहीं थे, उस समय ये जो डाक विभाग है वो सबसे सबल तंत्र था एक दूसरे से वार्ता करने का, कम्युनिकेशन का। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब टेलीग्राम आता था जिसको तार बोला जाता है, तो लोग सकते में पड़े भाई कैसी सूचना आ गई। बहुत तेज़ी के साथ सूचना उस टेलीग्राम के माध्यम से दी जाती थी, बहुत संक्षेप में। उसके बाद अब तो
आज के बच्चों को आदत ही छूट गई पत्र लिखने का। लेकिन हमें याद है कि हम लोगों ने खूब पत्र लिखा है, लिफाफे में डालकर भेज देते या अंतर्देशीय या पोस्ट कार्ड पर लिखकर। उससे कई चीज़ें अच्छी होती थी। एक तो हम अपनी भावों को, अपनी विचारों को, अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते थे। अभिव्यक्त करने की एक कला भी आती है। फिर हमारी जो लेखन शैली है उसमें भी सुधार होता है और एक पत्र लिखने की कला भी आती है। तो लेकिन आजकल ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं, छूट गई हैं और कम्युनिकेशन में भी एक गैप आया है और उसकी वजह से डाक विभाग भी काफ़ी उसका एक तरह से मैं देखता हूँ काम दूसरी तरह का हो गया है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती थी। विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते थे। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल है। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इनके लिए स्थल और जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु 6 डाक मार्ग बनाए गए, जिसको मैंने अभी ये बताया। राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल। तो इस तरह से भारत में लगभग 100 भाषाओं में समाचार पत्र छपते हैं। भारत में सर्वाधिक फिल्में बनती हैं और पत्र पत्रिकाएं बहुत अधिक छपते हैं। सर्वाधिक भाषाओं में समाचार पत्र छापे जाते हैं। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों में भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष से जुड़े। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने तो भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए हैं। और आजकल तो मोबाइल का समय है, ज़माना है, लेकिन उस समय जब नहीं था तो एसटीडी बूथ जगह जगह सरकार के द्वारा बनाए गए थे, जिससे लोग आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। इसके साथ साथ समाचार पत्र, पत्रिकाएं जो कि मासिक भी होती हैं, साप्ताहिक भी होती हैं, पाक्षिक भी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कम्युनिकेशन का काम करती हैं, विचारों के आदान प्रदान का काम करती हैं। और दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार और संदेश माध्यम है जो पूरे देश में समाचार देता है और विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है। इसके द्वारा सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए मनोरंजन, ज्ञानवर्धक, खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। भारत में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादन होता है, यानी फिल्में बनती हैं। भारतीय और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये संचार तंत्र को मजबूत बनाता है। अगला आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है किसी भी देश का एक आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, यानी जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिस देश का जितना अधिक होगा, स्ट्रांग होगा, शक्तिशाली होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन वो होना चाहिए अनुकूल अपने देश के। ऐसा नहीं कि आयात हम बहुत अधिक करते, निर्यात बहुत कम होता है, तो वो हमारे प्रतिकूल हो गया, फिर तो देश को घाटा होगा उससे। बाजार एक ऐसी जगह जहाँ इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है और ये समुद्री मार्ग द्वारा, हवाई मार्ग द्वारा, स्थलीय मार्गों द्वारा होता है। निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक है तो इसे हम अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, और यदि निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम है तो ये प्रतिकूल व्यापार होगा। असंतुलित व्यापार कहलाता है अगर इस तरह का व्यापार होता है कि जब हमारा निर्यात मूल्य कम है आयात मूल्य की अपेक्षा, तो व्यापार असंतुलित होता है।
भारत में आयातित वस्तु में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, रत्न व जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि तथा अन्य उत्पाद शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में भी उभरा है तथा अत्यधिक विदेशी मुद्रा इस माध्यम से भी अर्जित करता है। अच्छा, हम लोगों ने जो पढ़ा था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसमें 30% महिलाएं कार्य करती हैं। बीपीओ के माध्यम से बहुत अधिक विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है। एक हमारा पर्यटन का क्षेत्र है। पर्यटन को मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन कई वर्ष पूर्व उद्योग का दर्जा दिया गया था केंद्र सरकार के माध्यम से, और वहाँ से फिर हमारे पर्यटन उद्योग का तेजी से विकास हुआ। पर्यटन मंत्रालय एक अलग ही बनाया गया, उसकी स्थापना की गई। 2014 की अपेक्षा 2015 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 4.5% वृद्धि हुई, जिससे 13,05,193 करोड़ विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। 2015 में 80.3 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आए और 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं, यानी बहुत तेजी से विकास कर रहा है। पर्यटन जो है राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करता है। हमारे देश में पर्यटन की बहुत असीम संभावनाएं हैं। बस आवश्यकता ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दोनों मिलकर अगर इस क्षेत्र में काम करें तो आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र के द्वारा लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो आवश्यकता ये है कि आगे आने वाले समय में पर्यटन को तेजी से विकसित किया जाए, जिससे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती जाए। तो इस तरह से एक बार हम इसके मैप की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हैं, उसको आप लोग देख लेंगे। लेकिन एक बार जो महत्वपूर्ण है वो मानचित्र है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के लिए। ये देखिए, इस मैप में जो सी पोर्ट एयरपोर्ट दोनों ही हैं। पहले हम लोग सी पोर्ट देखते हैं। सी पोर्ट को देखने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम लोग कर्क रेखा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उससे नीचे देखें, क्योंकि सी पोर्ट कहाँ होगा? जो हमारा सी एरिया होगा, समुद्री एरिया होगा। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं बिल्कुल भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात से, जो कर्क रेखा से बिल्कुल लगा हुआ है कांदला बंदरगाह। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले इस कांदला बंदरगाह को विकसित किया गया, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात जो कराची पत्तन था, कराची बंदरगाह था, वो पाकिस्तान में चला गया। और उत्तर भारत का जो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इन सब का जो व्यापार होता है वो इसी बंदरगाह के माध्यम से होता है। ये इसी पर आधारित है। इसके बाद आते हैं हम लोग फिर गुजरात में कांदला, महाराष्ट्र में मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, फिर गोवा में मारमा गोवा, न्यू मंगलोर, ठीक है ना। मारमा गोवा बंदरगाह जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जो जितना भी लौह अयस्क का निर्यात होता है उसका 50% लौह अयस्क का निर्यात यहीं से होता है। इसके बाद आते हैं कोची, कोची से फिर तूतीकोरन, तूतीकोरन से चेन्नई, चेन्नई से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से पारादीप, फिर कोलकाता, और कोलकाता की सहायता के लिए हल्दिया। ये हमारे सी पोर्ट है, मेजर सी पोर्ट। इसके बाद एयरपोर्ट आते हैं, देखते हैं। अमृतसर राजशाही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, फिर मुंबई में छत्रपति शिवाजी, फिर आपका साउथ में आते हैं बिल्कुल तिरुवनंतपुरम में
फिर चेन्नई में मीनाम्बकम, फिर इधर आपका हैदराबाद, फिर इधर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये हमारे मेजर सी पोर्ट और मेजर एयरपोर्ट। इसके पश्चात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ मैं। जो हमारा ये प्रमुख रेल मार्ग है, देखिए कहाँ तक हमारा रेल मार्ग पहुँच चुका है। इधर हमारा अगर पूर्वोत्तर भारत में देखें तो कुमारघाट, त्रिपुरा में कुमारघाट तक, है ना। फिर इधर उत्तर में जम्मू कश्मीर, उससे ऊपर भी जा चुके हम लोग टनल के माध्यम से वर्तमान में। फिर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं भारत का जो कि हमारे रेल नेटवर्क से न जुड़ा हो। यहाँ तक कि दक्षिण में कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, ये सारे क्षेत्र बिल्कुल पूरे भारत को इसने अपने नियंत्रण में ले लिया है और कहीं भी कोई भी जा सकता है इस रेल मार्ग के माध्यम से। इसके बाद हमारा आता है, देखिए चलिए अगले मैप में दिखाते हैं हम। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये स्पष्ट हो रहा है। दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कहाँ गए हम, मुंबई, इस क्षेत्र से ऐसे होते हुए। फिर कुछ नहीं करना है हमें, फिर यहाँ से मुंबई से हम पुणे होते हुए और बेंगलुरु आते हैं। बेंगलुरु से चेन्नई चले जाएंगे हम, और चेन्नई से इस पूर्वी छोर को पकड़ते हुए किनारे किनारे कोलकाता आ गए। ठीक, कोलकाता से कहीं नहीं जाना हमें। कोलकाता से देख रहे रानीगंज मोहनिया, है ना, ये रानीगंज मोहनिया वाराणसी होते हुए फिर हम कानपुर आ गए, कानपुर से आगरा, आगरा से फिर दिल्ली। तो ये हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। इसके बाद हमारा ये देखिए ये श्रीनगर, यहाँ से हम सीधे दिल्ली आते हैं, बहुत आसान। दिल्ली से हम झांसी आ गए। झांसी ऐसा क्षेत्र है जो हमारे इस दोनों क्वाड्रिलेटरल को जोड़ता है, एक तरह से कनेक्ट करता है, नॉर्थ साउथ को और ईस्ट वेस्ट को, बिल्कुल सेंटर में है। उसके बाद हम सीधे आ रहे हैं झांसी होते हुए नागपुर, नागपुर से हैदराबाद, हैदराबाद से फिर बेंगलुरु आए, बेंगलुरु से फिर हम कन्याकुमारी। तो इस तरह से हम कन्याकुमारी आ गए। फिर इसी तरह से हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो सिलचर से प्रारंभ हो रहा है, सिलचर से हम गुवाहाटी आए, गुवाहाटी से चिकन नेक से होते मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, ठीक है ना। फिर यहाँ से झांसी आ गए, झांसी शिवपुर राजस्थान में प्रवेश किए, फिर सुपर हाईवे मिले और फिर यहाँ से होते हम पोरबंदर आ गए। ये हमारा कॉरिडोर। इस तरह से बस हमें इन जो सुपर हाईवे हैं इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किन किन मुख्य शहरों से होता हुआ जा रहा है, तो हमें इसको शो करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से ये जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में, ये हमारे अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिलती है, जीवन मिलता है और वो उसको गति प्रदान करते हैं। इसीलिए इसको राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहा जाता है। मैं समझता हूँ कि हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। एक अलग से वीडियो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैप के लिए मैं अलग वीडियो सेंड करूँगा आप लोगों को मैप प्रैक्टिस के लिए। तब तक जो अलग अलग चैप्टर में हम लोगों ने मैप देखा है, समझा है, उसकी प्रैक्टिस करते रहे हम लोग। फिर उस वीडियो के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।